वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी। मध्यकालीन इतिहास यानी केवल इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, जो भी आप उचित समझे कह सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आपका पेपर कोड HIS 1002 का पेपर है, यानी कि हिस्ट्री 102 का पेपर जो है उसके बारे में, जो कि आपकी 8 तारीख को परीक्षा लगी हुई है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये प्रथम सेमेस्टर में हैं, आप हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो आपको यही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूं ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को आप जो है बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत ही बारीकी के साथ मैं हर एक चीज़ को बताते हुए चलूंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है, बताएं। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री एक पुस्तक है जो कि 77 ईस्वी में लिखी गई है। और इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान कौन है? प्लूटार्क हैं क्या? मेगास्थनीज ने तो इंडिका लिखी है, तो ये होंगे नहीं। जस्टिन भी नहीं है। प्लिनी है क्या? बिल्कुल। नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है इसको लिखा किसने है? प्लिनी महोदय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लिखा? 77 ईस्वी में लिखा। ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि ये पूछेगा नहीं आपसे, ये नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे प्लिनी है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, लगातार परीक्षा में प्रश्न आता है, तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक को लिखा किसने है? पांडुरंग बामन काणे ने लिखा है, यानी कि PB काणे इनका शॉर्ट नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रतिमा नाटक का लेखक कौन था, बताएं। कालिदास, हरिशेन, महर्षि भास या फिर महर्षि वेदव्यास, बताएं। तो वेदव्यास जी तो महाभारत के रचयिता हैं। अब बताएं, ये तो होंगे नहीं। बताएं प्रतिमा नाटक के लेखक कौन है? मैं कालिदास भी नहीं है, हर्षेण भी नहीं है। अब कौन रहे? भास, बिल्कुल, महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है प्रतिमा नाटक। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मालती माधव के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। मालती माधव के रचयिता, बिल्कुल, भवभूति, आचार्य भवभूति, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने होते हैं? देखें, वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या 4 होती है, ये सभी लोग आप जानते हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या 4 होती। कौन कौन से? सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, और उसके बाद में अथर्ववेद है। आपसे पूछेगा वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो वेद त्रयी में आपका अथर्ववेद शामिल नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। वेदांगों की रचना करी गई वेदों को पढ़ने के लिए, तो वेदांग कितने रचे गए? वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। ठीक है, कितने वेदांग है भैया? 6 वेदांग। कौन कौन से? पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है ज्योतिष, पांचवा है छंद, और छठा है निरुक्त। ये 6 वेदांगों की रचना हुई जो कि वेद पढ़ने के लिए उपयोगी थी। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। इनके माध्यम से आप वेदों को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या क्या लगाएंगे? वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कितने पुराण हैं, तो आप बताओगे 18 पुराण हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं। ठीक है, कितने शास्त्र हैं? 6 शास्त्र हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जातक संबंधित है, बताएं। जातक संबंधित है किससे? जैन धर्म से, या शैव धर्म से, या वैष्णव धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से, बताएं किससे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो जातक जो कथाएं हैं आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कालाम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि अभी तो बहुत कम ही पुस्तकों के बारे में हमने जाना है। ये पुस्तकें एग्जाम में हमेशा पूछी जाती रही, तो इसीलिए मैंने इनको रखा। आइए और देखते हैं, बहुत ही प्रश्नों को मैंने रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सोचोगे कि पेपर जो होगा ऐसे चुटकियों में उड़ जाएगा, तो बिल्कुल उड़ जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, बताएं।
मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी दिया धान्यागार, ऑप्शन सी दिया है 2 मंजिला मकान और ऑप्शन डी दिया स्तंभ हाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा जो भवन मिला है वो मिला है धान्यागार। धान्यागार को ही क्या बोलते हैं? धान्यागार को ही आप सभी लोगों को पता होगा, तो इसी को अन्नागार बोलते हैं। ठीक है, विशाल अन्नागार बोलो या धान्यागार बोलो, बात एक ही है। तो धान्यागार जो है सबसे बड़ा भवन मिला है मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मोहनजोदाड़ो की अगर बात की तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदाड़ो, एक सभ्यता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, आपको बता दूं धान्यागार की जो लंबाई है वो 45.71 मीटर लंबा ये जो है अन्नागार बना हुआ है, और चौड़ाई की अगर बात करें तो 15.23 मीटर चौड़ा ये अन्नागार बना हुआ है, जिसमें ये अन्न रखे जाते थे, जैसे कि आजकल के गोदाम बनते हैं ऐसे अन्नागार बनाया गया था मोहनजोदाड़ो में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? भगवान विष्णु की, पशुपति यानी कि भगवान शंकर की, ब्रह्मा की या फिर इंद्र की? बताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, यानी भगवान शंकर पशुपति, जो आजकल हम लोग जिनको पशुपत कहते हैं वो भगवान शंकर ही पशुपत हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता जो है ये बहुत जो है एक बड़ी सभ्यता मानी जाती है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सभ्यता थी। भारत पाकिस्तान आप देखेंगे कि जो है उत्तर में मांडा तक फैली थी, दक्षिण में दयाराम मतलब दायमाबाद तक महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब मांडा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है उत्तर में, दक्षिण में दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, पूरब में आलमगीरपुर तक यानी यूपी में पड़ता है, पश्चिम में सुतका गंडोर पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। तो बड़ी फेमस सभ्यता है और एक विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? बताएं, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कालीबंगा जो स्थित है वो राजस्थान राज्य में स्थित है, हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी या नवपाषाण युगीन या पुरापाषाण युगीन या फिर लौह युगीन सभ्यता थी? बताएं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? देखिए फटाफट से आप बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की सभ्यता थी? आपका सिलेबस मैंने आपको नहीं बताया ना, सिलेबस आपका जो है वो क्या है सिलेबस? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, सिलेबस नहीं बताए हमको। सिलेबस आपका है जो है आपका प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास या प्राचीन इतिहास शुरू से लेकर के आपका 750 ईस्वी के आसपास तक आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना होता है, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। बाकी विश्वविद्यालयों में प्रारंभिक और प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत पढ़ना होता है 1200 ईस्वी तक, यानी कि शुरू से लेकर के 1200 ईस्वी। इतिहास का जो एक प्रकार से प्रथम सेमेस्टर में जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री अलग है, एंशिएंट हिस्ट्री आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते तो उसमें सिक्कों का अध्ययन और इसके अलावा उसमें और भी चीज़ों के अध्ययन के बारे में मैं आपको बताता, लेकिन यहाँ पर आप चूंकि वो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में केवल आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना होता है। ठीक है, राजनीतिक इतिहास के बारे में जानना होता है, ना कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे या मतलब कि आर्कियोलॉजी और ये सब जानते हैं, आर्किटेक्चर ये सब आपको नहीं पढ़ना होता। ठीक है, हिस्ट्री में और एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्लियर? तो समझे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता बताएं किस युग की थी भाई? कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, ग्रामीण, शहरी या फिर यायावर? यायावर मतलब खाना बदोश की, मतलब कि कुछ दिन इधर रह करके फिर कुछ दिन उधर, जहाँ तक भोजन मिला फिर उधर निकलते चले जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शहरी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति उस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? देखिए भारत में हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण रूप से अवशेष मिलते हैं
पाकिस्तान में भी मिलते हैं, अफगानिस्तान में भी मिलते हैं, ईरान में नहीं मिलते। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल। इनमें से देखिए, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या लरकाना? तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इनमें से मोहनजोदाड़ो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था इसका। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल इनमें से जो है अल्लाहदीनो। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग में रंगते थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो लाल रंग से मिट्टी के बर्तन को रंगा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार फैली थी ये सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बताएं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? प्रकृति की उपासना करना था। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस आपको सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस मैं लगातार देता रहता हूं, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट को लिए हैं, बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप आसानी से देख पाइएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? देखिए, जयानक ने लिखा। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा 1191 1192 के आसपास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो पृथ्वीराज तृतीय के रूप में, मतलब पृथ्वीराज तृतीय जो है वही पृथ्वीराज चौहान थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक था? परमार वंश के इनमें से कौन शासक थे? मुंज या फिर उदयादित्य या गंगेदेव या उपेंद्र? तो इनमें से उपेंद्र जो है परमार वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपेंद्र जो थे, इनकी बात की तो इन्हीं को कृष्णराज भी कहा जाता है। 800 ईस्वी से लेकर के 818 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने परमार वंश की गद्दी पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन जो था, ये मतलब वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। अच्छा, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति स्वयं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कभी बाणभट्ट निवासी था? कभी बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? छपरा बिहार का निवासी था। तो किसी का नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। छपरा बिहार के निवासी थे कौन? कभी बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? बताएं। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मतलब कि ह्वेन-सांग भारत आया था? ह्वेन-सांग जो भारत आया था वो 630 ईस्वी में आया था और 15 वर्षों तक यहाँ पर जो है वो भ्रमण किया था भारत में, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? बताएं। परम सौगात किसकी उपाधि थी? तो राज्यवर्धन द्वितीय ने परम सौगात की उपाधि धारण करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई रचना है? बहुत ही फेमस रचना है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो कवि बाणभट्ट ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ये सब रचना है। व्यास जी की तो महाभारत है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो कहाँ पर स्थित है फटाफट से आप बताएंगे। तो स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। आपको बता दूं, माउंट आबू नगर में स्थित है, सिरोही जिले में पड़ता है ये, ठीक है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है सिरोही, वहीं पर माउंट आबू एक नगर है, उसी नगर में ये दिलवाड़ा का चालुक्य जैन मंदिर स्थित है और 5 मंदिरों का एक समूह है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसको सफ़ेद संगमरमर के द्वारा बनाया गया सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग करके दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। 5 मंदिरों का समूह है, ठीक है, राजस्थान में है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को
पराजित किया था। अच्छा, हर्षवर्धन की अगर बात करें तो हर्षवर्धन के भाई जो थे उनका नाम था कौन, उनका क्या नाम था, राज्यवर्धन। इनकी बहन का नाम था राजश्री, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, हर्षवर्धन बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करते थे। और इसी के समय काल में कौन आया था, चाइना का एक यात्री आया था, ह्वेनसांग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो किसने करा था, पुलकेशियन द्वितीय ने करा था। नर्मदा के तट पर युद्ध होता है 612 ईस्वी में। ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय और इसके बीच में राजा हर्षवर्धन के बीच में। चालुक्य वंश का शासक है पुलकेशिन द्वितीय और वर्धन वंश के सम्राट हैं हर्षवर्धन। ठीक है, दोनों के बीच में युद्ध होता है नर्मदा के तट पर। और बादामी के या वातापी के चालुक्य वंश के शासक हैं पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है, और युद्ध में जीत जाता है पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखिएगा तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य जो स्थापित किया था दक्षिण में स्थापित किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, चालुक्यों ने करवाया था। किसने, चालुक्यों ने करवाया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताएं, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, फटाफट से आप बताएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है भाई, बताइएगा। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो ब्यास, सतलज, राबी या घग्गर, बताएं कौन सी नदी। तो हड़प्पा जो है वो राबी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन माने होता है बंदरगाह, तो बंदरगाह किस नगर में था, तो लोथल में था बंदरगाह। ठीक है, लोथल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल जो है यहाँ पर बंदरगाह हुआ करता था, तो बंदरगाह लोथल में था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है लोथल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, बताएं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, तो दयाराम साहनी ने वैसे करी थी। कब करी गई थी पूछा गया है, 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आया है लगातार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है भैया, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वेद त्रय में कौन नहीं आता है, तो वेद त्रय में यजुर्वेद नहीं आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो सामवेद संगीत से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। क्लियर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो स्थित है कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल जानी जाती है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दो बड़े ये विशाल नगर हैं, मोहनजोदाड़ो के मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के, इसके लिए भी जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी ये विश्वविख्यात है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखें, प्रश्न, कालीबंगा स्थित है गुजरात में या पंजाब के पाकिस्तान, या मतलब जो पंजाब, तो एक इंडिया में है, एक पंजाब पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में कालीबंगा स्थित है या राजस्थान में, हरियाणा में। तो कालीबंगा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में स्थित है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, तो सर जॉन मार्शल ने किया था सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, मगध या वज्जी या कौशल या फिर अंग। तो चंपा जो थी वो अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाते हुए। देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, बताएं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली या फिसलन वाली या फिर तंग और टेढ़ी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थीं वो चौड़ी हुआ करती थीं और सीधी हुआ करती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो रोड होती थी यानी कि जो सड़कें होती थीं वो एक दूसरे को समकोण पर भी काटती थीं, एकदम से चौड़ी और सीधी सीधी हुआ करती थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उन्हीं सड़कों के बगल में नाली हुआ करती थी, नाली जो थी वो ढकी हुआ करती थी। ठीक है, नाली पर प्लेट लगी होती थी, ढकी रहती थी नाली। तो इस तरीके से बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के
प्रश्न क्या है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो ये ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखेंगे, जितने भी हमारे महान भाव देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखें, चले अगला प्रश्न, अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? बताएं, बहुत बढ़िया प्रश्न। अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, किसके द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, या फिर सॉरी कुमारगुप्त के द्वारा, या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा, या फिर स्कंदगुप्त के द्वारा। तो ये सब गुप्त वंश के शासक हैं। अश्वमेध प्रकार के जो सिक्के चलाए गए हैं वो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए। समुद्रगुप्त जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, आपको बता दूं। समुद्रगुप्त की अगर बात की जाए तो ये महान विजेता कुशल सेनापति था, साहित्य और जो है साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसके अलावा उदार शासक था, कुशल सेना नायक था, योद्धा बहुत जबरदस्त था, कुशल राजनीतिज्ञ था। गुप्त काल के सबसे जबरदस्त अगर कोई व्यक्ति आपको लगेगा तो वो आपका यही है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की अगर बात की है, बहुत इसको अच्छा गुप्त काल को हिंदी मतलब कि इसका इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि गुप्त काल में हर एक मामला जो था, चाहे सोने के सिक्कों की बात को लेकर के हो, चाहे साहित्य की बात की हो, चाहे जीतने की बात हो, तो गुप्त शासक जो है समुद्रगुप्त लगभग 100 से अधिक युद्ध लड़ा, सारे के सारे युद्ध को जीता इसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसकी तुलना नेपोलियन से करी जाती है, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसकी तुलना नेपोलियन से नहीं बल्कि नेपोलियन की तुलना इससे करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर स्मिथ ने ये कहा था, ठीक है, कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है ये, और महान सम्राटों का युग रहा है, राष्ट्रीय एकता का युग रहा है, उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था रही है यहाँ पर, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था रही है, आर्थिक संपन्नता का युग रहा है, व्यापार में प्रगति हुई है, धार्मिक सहिष्णुता का युग रहा है, साहित्य का विकास हुआ है खूब ज़्यादा, यहीं पर नवरत्न हुए हैं, कालिदास वगैरह बड़े विद्वान जो हैं वो इसी जो है काल के हैं, गुप्त काल के ही हैं। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम जैसी रचना दी इन्होंने, कालिदास ने। तो ये सब करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए गए। अगला प्रश्न, किसकी राज्यसभा की शोभा कालिदास बढ़ाते थे? तो कालिदास किसकी शोभा बढ़ाते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है नगर की शोभा बढ़ाते थे, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य की शोभा बढ़ाते थे। कौन? महाकवि कालिदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? गुप्त वंश की स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने। लेकिन अगर आपसे पूछेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक या गुप्त वंश का संस्थापक पूछे या वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आप चंद्रगुप्त प्रथम लगाइएगा। चंद्रगुप्त प्रथम 319 में गद्दी पर बैठता है और 334 तक शासन करता है। व्यापक रूप से गुप्त वंश की स्थापना करने का श्रेय जो जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही जाता है। बहुत ही प्रतापी शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम भी, ठीक है, गुप्त वंश का, लेकिन श्रीगुप्त ने स्थापना करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त राजवंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक शासन रहा विष्णुगुप्त का? 540 से लेकर के 550 तक शासन किया विष्णुगुप्त ने। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख खोजा गया कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से खोजा गया है भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम ये सब रचना किसकी है? महाकवि कालिदास की। संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, कठिन परिश्रम और अटूट लगन से इन्होंने बहुत मेहनत करी और तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी। पहले इनको लोग मूर्ख समझते थे। विद्योत्तमा इनकी मतलब विद्योत्तमा के साथ इनका मतलब विद्योत्तमा के साथ शादी होती है। मतलब एक कहानी आपको पता होगी जिसमें ये एक कालिदास जो है ये पेड़ काट रहे होते हैं, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। या देख करके उन्होंने कालिदास को मतलब कि अपने साथ जो मतलब कि एक वो रखा गया था, क्या बोलते हैं, विद्योत्तमा ने घोषणा करी। एक राजा थे, शारदानंद नाम के एक राजा हुआ करते थे। विद्योत्तमा के पिताजी हैं वो, ठीक है। तो विद्योत्तमा बड़ी सुंदर थी, विद्योत्तमा बहुत विद्वान थी, वो शास्त्रार्थ बहुत प्रेमी थी शास्त्रार्थ की। तो कहती थी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी, ऐसा उनका वो था प्रण। तो देश विदेश के तमाम पंडित शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे, परंतु जो भी आता वो विद्योत्तमा उसको पराजित कर देती। लज्जित होकर के वो सब लौट जाया करते थे। पंडितों को इस बार बहुत बड़ी गलानी होती थी कि भाई ये जो है इतना लड़की जो है बेइज्जती कर रही बार बार। तो पंडितों ने सोचा कि भाई कुछ पंडित जो थे राज्य के, उन्होंने कहा कि इससे बदला लेंगे। तो फिर एक दिन जब पंडित लोग जा रहे थे तो एक उन्होंने देखा कि एक युवक जो है वो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है, जिस डाली पर बैठा है उसी को वो काट रहा है।
यह देख करके क्या किया, जो तमाम पंडित लोग थे उन्होंने कालिदास को अपने साथ लिया और कहा कि चलो राज दरबार में पहुंच करके क्या हुआ, अ, धोखे से कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह करा दिया गया। मतलब धोखे से का मतलब क्या, कि जब विद्योत्तमा ने कहा कि एक, उन्होंने क्या उठाई, एक उंगली उठाई, तो उन्होंने दो उंगली उठाई, मतलब क्या हुआ कि ईश्वर एक है, उन्होंने कहा ईश्वर एक है विद्योत्तमा ने। तो मतलब इन उन पंडितों ने कहा कि ये मौन व्रत पे हैं और ये बोलेंगे कुछ नहीं, और पंडितों ने कहा कि जैसे इशारा करेंगे तो मतलब कि तो इशारे से हमारा ये शास्त्रार्थ होगा। तो विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई, मतलब ईश्वर एक है, तो उन्होंने मतलब कि दो उंगली उठाई। तो पंडितों ने तुरंत उसका मतलब कि दिया डेफिनेशन बताया कि भाई ईश्वर एक नहीं, ईश्वर दो है। बड़े अच्छे तरीके से समझाया। और ऐसे ही फिर वो उन्होंने चांट मतलब कि हाथ दिखाया पांच, तो उन्होंने कहा कि ये पांच तत्व से मिलकर के शरीर बना है, मतलब कि तो उन्होंने मतलब कि उसको लगे कालिदास को कि ये हमको मारने के लिए चांटा कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने तुरंत मुका बांध लिया, ठीक है, कि मतलब मुके से मैं मारूंगा। तो फिर पंडितों ने समझाया कि ये मुका इसलिए बांध रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि जलछित पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, पांच तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना हुआ है वो सब एक में आपस में मिले हुए हैं। मतलब जो ब्राह्मण लोग थे बड़े दिमाग लगा करके शादी करवा देते हैं इनसे, विद्योत्तमा से। तो यही कहानी पूरी की पूरी होती है। तो इस तरीके से तो एक दिन क्या होता है, एक दिन की बात है कि एक ऊंट जो है वो जा रहा होता है, तो बबलाना ऊंट जो है एक बबलाता है, ऊंट बोलते हैं उनको, बबलाना बोलते हैं। तो उसको सुन करके जो ये मतलब कि कालिदास जी थे, इन्होंने कहा कि उट्टू उट्टू उष्ट्र। तो उट्टू बोलते सुन मतलब कि सुन करके क्या हुआ कि विद्योत्तमा जो थी वो, उनको पता लगा कि उसका पति तो मूर्ख है, और मतलब कि अभी उनका प्रण टूटा, तो तुरंत राजमहल से बाहर निकाल देती विद्योत्तमा, और अपनी पत्नी से जब अपमानित हो जाते हैं ये क्या बोलते हैं कालिदास जी, तो फिर ये सीधे काली जी के मंदिर में जाते हैं और काली की आराधना करते हैं, और काली का आशीर्वाद जो है प्राप्त करके उन्होंने विद्या अध्ययन प्रारंभ किया। और कहा जाता है कि जब वो उनको वहां से भगाया था तो उनका कुछ खून जो है एक आध दो बूंद गिर गया था माता काली के स्थान पर। तो माता काली बहुत प्रसन्न हुई थी और इनको जो है आशीर्वाद दिया था, और कठिन परिश्रम और अटूट लगन के साथ इनको जो है बड़ा अच्छा विद्वान ये हो जाते हैं। और इस तरीके से कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम जैसी बहुत अच्छी रचना लिखते हैं, ठीक है। तो ये रघुवंश महाकाव्य के लेखक कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का जमाता कौन था। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री हुआ करती थी, उनका नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता जो थी उनकी शादी हुई थी किससे, वाकाटक वंश के एक राजा थे रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उनका शादी हुआ था। तो रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जमाता कौन हुआ, रुद्रसेन द्वितीय हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था कौन, तो गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी जो था वो कुमारा मात्य हुआ करता था, कुमारा मात्य उसको बोलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताएं निम्न में से कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है। देखिए मेहरौली प्रशस्ति जो है ये पाई गई है अभिलेख लौह स्तंभ पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण करी थी, विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल रहा है ये 380 से लेकर के 415 ईस्वी तक शासन किया। बहुत ही विद्वान शासक, बहुत ही प्रतापी शासक रहा है। और ये समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दादा थे, ठीक है। नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के पुत्र हैं कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वीरसेन मंत्री था किसका, वीरसेन किसका मंत्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था वीरसेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस नाटक से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त राजा बने। तो समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त राजा बने, ये देवी चंद्रगुप्तम रचना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था। हूणों को किसने पराजित किया, समुद्रगुप्त ने हूणों को भी पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने जितना भी युद्ध लड़ा था सब जीता था, कोई एक भी युद्ध हारा नहीं था ये। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ अभियान में कौन सी नीति अपनाई थी। तो समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ नीति में जो है वो प्रसभोद्धरण नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, भीतरी अभिलेख
किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त? तो भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। किससे? भीतरी अभिलेख किससे रिलेटेड है बताएंगे? भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी खोज हुई है। स्कंदगुप्त ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसे साकार की उपाधि दी जाती है? साकार चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, शकों को पराजित करने वाला। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? मैंने आपको बताया था प्रभावती गुप्ता जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। वाकाटक वंश का शासक था, कट्टर शैव हुआ करता था रुद्रसेन द्वितीय, उसी के साथ विवाह हो जाता है 380 ईस्वी में। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और ये वैष्णव थी प्रभावती गुप्ता, यानी कि जो गुप्त वंश के शासक हैं वो आपके कैसे हैं, मतलब कि वैष्णव संप्रदाय से थे, विष्णु भगवान को मानने वाले। और जो ये वाकाटक वंश के शासक थे ये शैव मत को मानने वाले थे। ध्यान रखेंगे। तो प्रभावती गुप्ता जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला प्रश्न, गुप्त काल में युद्ध और शांति मंत्री माना जाता था। युद्ध और शांति मंत्री जो था उसको बोलते थे संधि विग्रहिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? किसको भारतीय नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संगीतज्ञ माना जाता है? समुद्रगुप्त एक संगीतज्ञ भी था अच्छा खासा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमित्र घात बताएं, अमित्र घात किस राजा को कहा गया? फटाफट से आप बताएंगे, बढ़िया प्रश्न है। अमित्र घात किस राजा को कहा गया? अजातशत्रु को, या फिर बिंदुसार को, या कालाशोक को, या फिर बिंबिसार को? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, अमित्र घात किस राजा को कहा गया? तो अमित्र घात कहा गया था बिंदुसार को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेलुकस निकेटर को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित करा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सेलुकस निकेटर जो था ये जो है उसका सेनापति हुआ करता था पहले सिकंदर का। उसके बाद में ये जब सिकंदर को यहाँ से भगा देते हैं, मतलब ये सिकंदर यहाँ से भाग जाता है भारत से, तो फिर से ये सेलुकस निकेटर आता है आक्रमण करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य पर। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय जो है शासन संभाल लेते हैं और चाणक्य उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने मिलकर के सेलुकस निकेटर को बुरी तरीके से पराजित किया। सेलुकस निकेटर ने पराजित हो गए तो अपनी कन्या का विवाह जो है चंद्रगुप्त के साथ कर देते हैं और इस तरीके से, और ये भी शर्त चाणक्य ने रख दी कि भाई तुम्हारी कन्या जो होगी वो उससे जो पुत्र होगा वो गद्दी पर नहीं बैठेगा। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा सकता है, कौन मौर्य शासक अपने दरबार में ग्रीक दार्शनिक चाहता था? तो बिंदुसार जो था वो अपने दरबार में ग्रीक दार्शनिक चाहता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, बताएं। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी श्रवण बेल गोला में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथारा प्रथा एक होती है जो रखी जाती है, संथारा प्रथा करने के बाद में इसकी मृत्यु हुई थी 2000 मतलब कि 298 बीसी के आसपास, और 47-48 वर्ष की अवस्था में संथारा प्रथा हो जाता है। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक के आसपास पड़ता है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक जैन था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, बाद में हो जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाणक्य जी की रचना एक है, बहुत ही फेमस रचना है। चाणक्य जी की कौन सबसे फेमस रचना है? जो है उसका नाम है अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र रचना बहुत ही बड़ी रचना है, बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, कौटिल्य का एक नाम है विष्णुगुप्त, और कौटिल्य का ही एक नाम है कौन सा? चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीन नाम है इनके। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी फटाफट से आप बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मौर्य काल से संबंधित नहीं है? देखिए मौर्य काल से कौन संबंधित नहीं है? सांची का स्तूप संबंधित है, सारनाथ सिंह स्तंभ संबंधित है, रामपुरवा बिरसभ स्तंभ ये भी संबंधित है। जो देवगढ़ मंदिर है ये गुप्त शासक के काल में बना है, उत्तर प्रदेश में स्थित है देवगढ़ मंदिर, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य जो था
ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर हुआ करता था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किस जैन साधु का नाम जुड़ा है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु साधु का नाम जुड़ा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? तो विद्रोह जो हुआ था बिंदुसार के समय काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, इन प्रश्नों को आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ओके, प्रश्न आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न पूछा गया कि दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है कहाँ पर, बताएं। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर जो स्थित है ये 5 मंदिरों का समूह है, और ये आपको बता दूं कि ये माउंट आबू नगर में स्थित है, जो कि सिरोही जिले में पड़ता है। सिरोही जिला राजस्थान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर? सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में स्थित है। कोणार्क जो है ये कोणार्क मंदिर जो है ये पुरी जिला एक पड़ता है उड़ीसा में, उसी पुरी जिला में स्थित है उड़ीसा के सूर्य मंदिर कोणार्क का। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था इस मंदिर को। पूर्वी गंग वंश के शासक है नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, उन्होंने बनवाया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक हैं। कब गद्दी पर बैठते हैं? 750 ईस्वी में ये पाल वंश की गद्दी पर बैठते हैं। गोपाल संस्थापक हैं, उसके पहले शासक हैं। अगला प्रश्न है, भोज प्रबंध का लेखक कौन है? भोज प्रबंध एक पुस्तक है, इसको लिखा है बल्लाल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट से आप बताएंगे, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश के अंतिम शासक कौन थे? अच्छा, गुजरात के सोलंकी वंश की बात हो रही है। गुजरात के सोलंकी वंश के अंतिम शासक जो थे वो कौन थे? वो थे आपके भीम द्वितीय। भीम द्वितीय की अगर बात की जाए तो ये भीम प्रथम के पुत्र थे। भीम प्रथम के पुत्र थे भीम द्वितीय, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, चंद बरदाई किसका दरबारी कवि हुआ करता था? चंद बरदाई की अगर बात करें तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ये बात ध्यान रखेंगे। और अच्छा, हर्षचरित्र पुस्तक किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी, बताएं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है किसने करी थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी? तो किसने करी थी, बताएं। मोगालीपुत्तिस ने करी थी तृतीय बौद्ध संगीति की स्थापना, मतलब की अध्यक्षता करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। और आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। किस अभिलेख में अशोक युद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? किस अभिलेख में अशोक युद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो वो है भद्रबाहु शिलालेख में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है भाई? शिलालेख जो आपका 13वां शिलालेख है, उसी में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अशोक की पुत्री का क्या नाम था? अशोक की पुत्री का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका गई थी? तो उसका नाम था संघमित्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके पुत्र का की बात करी जाए तो इसके पुत्र का नाम था महेंद्र, और एक का नाम था तीवल, और एक का नाम था कुणाल, ठीक है, 3 पुत्र थे, महेंद्र, तीवल और कुणाल, ठीक है। इसके अलावा संघमित्रा इनकी पहली पुत्री, और उसके बाद में एक पुत्री और थी इनकी चारुमती, जिसका नाम था, ठीक है, अशोक की। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में कलिंग युद्ध किया था? तो राज्याभिषेक के जो है लगभग आप देखेंगे 8वें वर्ष जो है ये कलिंग से युद्ध करता है, कलिंग पर आक्रमण करता है 262 से 261 बीसी के आसपास। 13वें शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है अशोक के, ठीक है। तो ये भी पूछेगा कि कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो 13वें अभिलेख से मिलती है। 262 से 261 बीसी, मतलब कि ईसा पूर्व के आसपास जो है, बिफोर क्राइस्ट के आसपास जो है 8वें वर्ष अपने गद्दी पर बैठने के बाद में कलिंग शासक
पर युद्ध किया था, मतलब उसको पराजित किया था। बहुत भीषण नरसंहार इसमें हुआ था। इसी के बाद से जो है इसका मन बदल जाता है और ये जो है युद्ध ना करने का निर्णय लेता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफल हुए थे कौन? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? जेम्स प्रिंसेप सफल हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख में अशोक के पुत्र तीवर का नामोल्लेख किया गया है? तीवर का नामोल्लेख जो मिला है वो प्रयाग राजस्थान में मिला है, प्रयाग स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी थी? तो अशोक ने अपने 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा करी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनाम प्रिय कहलाता था? तो दशरथ जो था वो देवनाम प्रिय कहलाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप पूर्ण किसने करवाया था? सांची का स्तूप किसने पूर्ण करवाया था? अशोक के द्वारा पूर्ण करवाया गया था सांची का स्तूप। ये बात ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म की व्याख्या उसके किस अभिलेख में मिलती है? तो 13वें शिलालेख में उसके धम्म की व्याख्या मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धम्म का मतलब धर्म से है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, संलेखना संबंधित है, संलेखना जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। मेगास्थनीज जो है एक यात्री था और ये मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एक दूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त हैं, सॉरी कौन है? मेगास्थनीज है। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत, भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत कौन है? ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति। तो ऋग्वेद जो है ये ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक है कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मृच्छकटिकम की रचना किसने करी? तो मृच्छकटिकम की रचना किसके द्वारा करी गई? शूद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, विक्रमांकदेव चरित्र के लेखक कौन है? विक्रमांकदेव चरित्र बिल्हड़ की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ नहीं है? इनमें से देखिए, महावंश, दीपवंश और मिलिंद पहो ये तीनों बौद्ध ग्रंथ है, जबकि कादम्बरी जो है ये बौद्ध ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है? ये पीटरिम सोरोकिन ने कहा था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगम कहे जाते हैं, आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, त्रिपिटक संबंधित है किससे? त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कल्हड़ ने लिखा है राज तरंगड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख किसने उत्कीर्ण करवाया? तो बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख का उत्कीर्ण करवाया था किसने? हीलियोडोरस ने उत्कीर्ण करवाया था इसको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे, कौन गाथा सप्तशती का लेखक है? गाथा सप्तशती का लेखक कौन है बताएं? तो हाल या सालिवाहन जो है ये गाथा सप्तशती के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? देखिए, महाभाष्य जो कि किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है, एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। इसके अलावा अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखा है, ये भी व्याकरण ग्रंथ है। और एक है चंद्र व्याकरण, वो चंद्र गोविंद ने लिखा है, वो भी व्याकरण ग्रंथ है। सी ऑप्शन कर लें। डी ऑप्शन में आप इंडिका कर लें तो इंडिका एक व्याकरण ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।